दो देखो, हम जो चैप्टर हमारा ट्रांसफार्मर का जो चल रहा था वो काफ़ी दिन से चल रहा है। अब उसको हम ख़त्म करेंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर की हमने जो लास्ट चैप्टर जो हमने लास्ट क्लास जो ली थी, उस लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हमने बात की थी। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जिसको हम वोल्टेज नियामक बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन, सीधा बैठ भाई, सीधा बैठ। वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा क्या थी, क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। जो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो आपके ट्रांसफार्मर की फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज का जो अंतर है उसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। जितना अंतर आता है उतना ही उसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर की विशेषता है, अच्छा ट्रांसफार्मर है तो उस अच्छे ट्रांसफार्मर में आपको वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम रखना है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम रखना होता है। वोल्टेज रेगुलेशन की मैंने आपको वैल्यू बताई थी। जो ट्रांसफार्मर है उसमें 2% से लेके 5% तक मैंने आपको बताई थी। मैक्सिमम 5% और मिनिमम 2 से ये 2 या 3 के आसपास, मतलब इतनी आपका वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आपका ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है, समस्या पैदा होगी। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होना चाहिए। एक अच्छे ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितने % से कितने % के बीच में होना चाहिए। तो आपको बताना है 2% से 5% के बीच का आपका वोल्टेज रेगुलेशन का मान होना चाहिए। बात समझ में आई। दूसरी हमने बात की थी वोल्टेज रेगुलेशन में आपके पास जो नो लोड वोल्टेज और एक फुल लोड वोल्टेज, इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। नो लोड वोल्टेज क्या होती है, फुल लोड वोल्टेज क्या होती है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके बाद देखो वोल्टेज रेगुलेशन हमने बात की थी। वोल्टेज रेगुलेशन के बाद अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को जब भी आप काम में ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में आपके पास बहुत सारी समस्या है। हम ट्रांसफार्मर को आपने स्टार्टिंग में हमने देखा था, ट्रांसफार्मर जो है आपका एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर डिवाइस है। इसमें ना तो कोई इंटरनली पार्ट्स कोई रोटेट करता है, ना ही कोई बाहर करता है, और ना ही ये बाहर अगर देखा जाए तो ये इधर उधर घूमता रहता ही नहीं है। स्थिर भाग है, स्टैटिक है, जो एक जगह स्थिर रखा हुआ रहता है। और इसमें जो भी पार्ट्स इसके जो हैं वो सारे एक जगह स्थायी रूप से लगे हुए हैं। कोई भी उनमें रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है। सिर्फ एक फ्लक्स को छोड़ के, फ्लक्स जो है आपका वही रोटेटिंग है, लेकिन और कोई भी पार्ट ट्रांसफार्मर का रोटेटिंग नहीं है। जब कोई भी पार्ट रोटेटिंग नहीं है तो ट्रांसफार्मर में एयर, वायु और घर्षण, ये दोनों लॉस जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब आपका स्थिर डिवाइस है जिसमें कोई पार्ट्स आपका रोटेट नहीं कर रहा है तो उसमें आपके पास ना तो वायु लॉस है और ना ही आपकी घर्षण लॉस है। वायु घर्षण लॉस जिसको कहते हैं, आपका जैसे कोई रोटेट करता है तो उसमें आपस में रगड़कर चलने वाला जो लॉस है, आप देखते हैं ना, मोटर होती है, मोटर का एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर भाग होता है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में होकर चलते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा एयर गैप होता है। समझ में आ रही है। कई बार देखते हैं आपका जो घर्षण के कारण आपकी बाइक है या फिर साइकिल है, इसके स्पेंडल जो है वो कट जाते हैं, धुरा जिसको बोलते हैं, धुरे कट जाते हैं, घिस जाते हैं। जैसे आपका पंखा है, सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन की जो बुश है, बुश खराब कैसे होती है, घर्षण के कारण। स्लीपर है, स्लीपर आपके जो स्लीपर जो है, आप जूते जो स्लीपर जो भी है आप जो पहनते हैं वो घिसती क्यों है, घर्षण के कारण। टायर क्यों जो है वो ख़त्म क्यों होते हैं, क्यों घिसते हैं, वो भी घर्षण के कारण होते हैं। ठीक है,
घर्षण के कारण होने वाली समस्या तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की है ही नहीं है। अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, अब इस ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं जिनको हम देखना होता है, कुछ समस्याएं होती हैं जिनके कारण आपका ये वोल्टेज रेगुलेशन होता है। बात समझ में आई? अब वो लॉस कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस पैदा होते हैं। तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉस। ट्रांसफार्मर में होने वाले जो लॉस हैं वो आपके यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको कुछ चर्चा पहले भी कर चुका हूँ इसके बारे में। एक होता है लौह हानि, बात समझ में आई, जिसको हम कहते हैं आयरन लॉस। एक होता है ताम्र हानि, जिसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। देखो, कॉपर लॉस और आयरन हानि दो प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर में हानि पाई जाती हैं, जिनको आप कहते हैं, एक को आयरन हानि कहते हैं, एक को कॉपर हानि कहते हैं। आयरन हानि का मतलब हिंदी में उसको देखा जाए तो लौह हानि, और कॉपर का ताम्र हानि। लौह हानि का मतलब है कि आपका ऐसा तो नहीं है कि लोहा घिसेगा, ऐसा भी नहीं है कॉपर आपका घिसेगा। बात समझ में आई? लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर जो लौह हानि है और ताम्र हानि है, ये लौह हानि और ताम्र हानि जो दोनों हैं, ये ट्रांसफार्मर में जो आपके अल्टरनेटिंग वेव जो जाती है, अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती जो धारा देते हैं, इसी के कारण पैदा होते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, जो आपकी अल्टरनेटिंग धारा जो ट्रांसफार्मर में जाती है, उसी के कारण ही आपके ट्रांसफार्मर में ये दो प्रकार के लॉस होते हैं। ये दो प्रकार का मतलब, आयरन में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो वह आपका आयरन क्षति कहलाएगा, और कॉपर में आपकी कोई किसी प्रकार की क्षति होती है, उसको कॉपर क्षति कहते हैं। और ये होती किसके कारण है? ये होती है आपकी अल्टरनेटिंग वेव के कारण, प्रत्यावर्ती धारा के कारण, प्रत्यावर्ती धारा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सब किसके कारण होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के कारण। क्यों? क्योंकि देखो, आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जो होते हैं, जब आप वो किसी कुंडली में, और किसी कुंडली को आपने किसी लोहे पदार्थ के ऊपर आपने उसको स्थापित किया है, तो जब कुंडली को आप जब सप्लाई देते हैं, तो जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स बनता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का अलग दिशा का बनता है और नेगेटिव हाफ साइकिल का अलग दिशा का बनता है। जब ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल जो प्रत्यावर्ती धारा जो है, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एक अलग अलग दिशा का जब बनता है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो अणु है, छोटे छोटे जो अणु हैं, वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं। जब एक दूसरे की तरफ भागते हैं तो उनमें आपस में घर्षण होता है। घर्षण के कारण आपका क्या होता है? ट्रांसफार्मर में हीट उत्पन्न होती है। अब जब ट्रांसफार्मर में हीट उत्पन्न होगी, तो उस हीट के कारण ही आपके ट्रांसफार्मर में ये दोनों समस्या होगी, लौह हानि भी होगी और ताम्र हानि भी होगी। बात समझ में आ गई? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये स्थिर युक्ति होने के कारण इसमें
वायु है घर्षण हानि नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर में केवल लोह व ताम्र हानि ही होती है। यह प्रत्यावर्ती धारा के कारण पैदा होती है। बात समझ में आई? अब क्यों होती है मैंने ये आपको ये बताया, प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि जब आप प्रत्यावर्ती जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट के सिद्धांत पर अल्टरनेटिंग धारा से ही ऑपरेट होता है, अल्टरनेटिंग धारा से ही आपका ट्रांसफॉर्मर चलता है। बात समझ में आई? जब आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जाता है तो जो मैग्नेट जिस पदार्थ पे आपने कॉइल बनाई है उसमें जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो फ्लक्स अलग दिशा का होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में फ्लक्स आपका अलग दिशा का होगा। अलग फ्लक्स के मतलब जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। वो अणु आपस में एक दूसरे को घर्षण करके जब चलते हैं तो आपका जो लोहा है, लोहा का मतलब जो आयरन है जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग को स्थापित किया है, वो वाइंडिंग में क्या हो गई, हीट उत्पन्न हो गई। उस हीट के कारण ही आपका लोहा क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होते ही आपका फ्लक्स जो है कम आपका फ्लो होता है। बात समझ में आई? तो ये तो थी आपकी यहाँ की बातें। तो अब ध्यान देना, हम बात करेंगे एक एक के बारे में। लोहा हानि के बारे में बात करेंगे और ताम्र हानि के बारे में बात करेंगे। ताम्र हानि कैसे हुई और लोहा हानि कैसे हुई, इसको कैसे हम इसका निजात पाएंगे कि आपका जो ट्रांसफार्मर में जो लोहा हानि है या ताम्र हानि है इसको हम कैसे सुधारेंगे। ध्यान रखना, आप जो हम बात करेंगे अब लोहा हानि की। लोहा हानि ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। बात समझ में आई? कौन कौन सी? एक मैंने आपको बताया था हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस लॉस। दूसरा भंवर धारा। भंवर धारा लॉस, इसको हम शैथिल्य हानि बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि। ध्यान रखना, शैथिल्य भी लिखा सकता है। इसको हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट, ये चीज़ ध्यान रखना। जिसके अलग अलग नाम है तो उसको अलग अलग नामों से भी ज़रूर आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको छोटी छोटी बातों को गौर करना है। पूछ लेता है कई बार कि शैथिल्य हानि क्या होती है, एडी करंट क्या होता है। भंवर धारा को भी मत जानना, एडी करंट को भी जानना, शैथिल्य हानि को भी जानना। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो आपका लोहा हानि है इसमें आपके दो प्रकार के लॉस होते हैं। एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एक भंवर धारा हानि होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मटेरियल की बात। हिस्टेरेसिस लॉस जो है आपका एक मटेरियल में पाया जाता है। आपका मटेरियल जो होता है जिससे आपने कोर बनाई है, उस कोर की हम बात करें, जो आपका सिलिकॉन स्टील है या फिर आप फेराइट कोर, आप फेराइट धातु काम में ले रहे हैं या CrGO ले रहे हैं, ये एक ऐसे मटेरियल हैं जो फ्लक्स के लिए बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। फ्लक्स के लिए एक अच्छा पाथ रखते हैं, जो अच्छा बहुत फ्लक्स को आसानी से गुजार सकते हैं। इसमें लॉसेस बहुत कम है। ये हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है मटेरियल के कारण होता है।
अब मेटेरियल में देखो हिस्टेरेसिस के कारण क्या होता है, जो आप अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट के जो पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में आप जो फ्लक्स आपका जो अणु होते हैं वो विपरीत दिशा के होते हैं, इसमें वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, उसी को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हिस्टेरेसिस लॉस है, एक ऐसा मेटेरियल काम में लेना जिसका हिस्टेरेसिस गुणांक कम हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सिलिकॉन स्टील, CrGO, और एक आपका कौन सा फेराइट कोर। ये एक ऐसे मटेरियल जो हैं आपके, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनका हिस्टेरेसिस गुणांक जो है बहुत कम है और फ्लक्स को गुजारने के लिए एक अच्छे मटेरियल है। बात समझ में आई? अच्छा, हिस्टेरेसिस और भंवर धारा हानि। अच्छा, ये भंवर धारा हानि के बारे में क्या होता है, देखो आपका जो मटेरियल होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपका जिस मटेरियल को आप ले रहे हैं उस मटेरियल की जो आप पत्तियाँ कर रहे हैं, पत्तियाँ का मतलब आपने उसको काटा है, वो मटेरियल भी तो आपका एक अच्छा कंडक्टर है। बात समझ में आई? अच्छा कंडक्टर है तो उसमें भी एक अल्टरनेटिंग करंट वेव उत्पन्न होती है, उसी में भी एक अल्टरनेटिंग वेव करंट जो है वो उत्पन्न होती है, वहाँ अपना एक अलग एक धारा उत्पन्न करती है। उस अलग धारा के कारण आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें छोटी छोटी जैसे आपका जो सेल था ना, हमने सेल की बात की थी, सेल के जो आपने पारे की जो उस पर परत चढ़ाई थी, वो क्यों चढ़ाई थी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सेल थे, वो बन जाते थे, क्योंकि हमने जो जिंक के काम में लिए थे, जिंक आपकी प्योर शुद्ध नहीं काम आती, शुद्ध नहीं मिलती जिंक हमें, जस्ता जिसकी बात कर रहे हैं शुद्ध नहीं मिलता, उसमें भी लोहे के तांबे के इनके कण मिलते हैं, तो उनके कारण वो चालक हैं, उनके कारण उसमें जब उनको रखते हैं तो जिंक और उसमें जो दूसरा मटेरियल जो है, चाहे तांबे के कण उसमें हो चाहे लोहे के कण हो, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक सेल का निर्माण करते हैं। ऐसे ही आपकी जो पत्तियां हैं, लोहे की पत्तियां हैं, वो लोहे की पत्तियों में भी क्या होता है, आपका एक करंट उत्पन्न हो जाता है। वो करंट आपके मेन जो करंट बनता है, जो आपका मेन वाइंडिंग जो होती है, उसको क्षति पहुँचाता है। बात समझ में आई? उसके लिए वो है आपकी क्या है, भंवर धारा हानि। अब ध्यान देना, हिस्टेरेसिस लॉस जो है, हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है इसको। अब इसको कम कैसे करें सर जी? या तो हमने पहली बात तो ये की थी, जिसका हिस्टेरेसिस गुणांक कम हो उसको काम में लेंगे, जिनमें से कौन सा मटेरियल है आपका, सिलिकॉन स्टील, फेराइट को। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें हमने बात की थी, ये सिलिकॉन स्टील को हम काम में ले रहे हैं। अभी हमने देखा था जो सिलिकॉन स्टील की जो कोर बनाई जाती थी वो इस तरह की बनाई जाती थी। इस तरह की होती है, पत्ती नुमा काटी जाती है। क्यों हमें इसने पत्तियों के रूप में हमने क्यों काटा इसको ठोस टुकड़ा भी तो ले सकते थे, ठोस टुकड़ा लेके आप उस पर वाइंडिंग करते, ज़्यादा मजबूत होता, ज़्यादा फ्लक्स निकालता, क्योंकि आपने छोटी छोटी पत्तियों में काट दिया तो फ्लक्स, उनके बीच में ईयर गैप तो होता ही है, कितना भी आप सटीक मान लो ईयर गैप तो फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। और एक आप ऐसा लो जिसमें टुकड़े ही नहीं है, उसमें ईयर गैप नहीं होगा, ईयर गैप नहीं होगा तो आप फ्लक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन हमने इसको पत्तियों को क्यों काटा, पतली पतली क्यों किया? ये पतली पतली किए हमने, हिस्टेरेसिस लॉस जो है, ये जो लॉस है इसी को कम करना था। अब जैसे कि हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है, इसको हम WH से प्रदर्शित करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को ध्यान रखना, प्रदर्शित किससे करते हैं, WH से। यहाँ WH बराबर होता है आपका नीटा B मैक्सिमम B मैक्स 1.6 FV वाट। जो लॉस होते हैं उसको हम किस में प्रदर्शित करते हैं, वाट में। यूनिट आप जरूर याद रखना। अब देखो ये आपका क्या है, नियतांक है,
नियतांक क्या है, ये हिस्टैरिसीस गुणांक की अगर बात करते हैं, ये फिक्स है। जैसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध की बात की थी, किसी कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध जिसको आप काम में ले रहे हो उसका फिक्स है, वही है। ये तो आपका नियतांक, ये कांस्टेंट है। अब आती है बात बी मैक्स का मतलब फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व, बात समझ में आई। फ्लक्स घनत्व का मतलब होता है आपका फ्लक्स कितना उसमें जा रहा है, किस मटेरियल में कितना फ्लक्स जा रहा है। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा, ये सैप का मतलब होता है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। नेक्स्ट आपके पास यह है V, इसका V का मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन। आयतन, कोर का क्षेत्रफल। और ये वाट का मतलब है, इसकी यूनिट है, मतलब जो लॉस होगा उसको वाट में लिया जाता है, कितने वाट लॉस हो रहा है, पावर जो है कितनी खर्च हो रही है। यहाँ से आप देखो ये आयतन है, देखो आप ये तो आपका मटेरियल है, इसको तो आप मटेरियल को चेंज करेंगे तो अपना आप चेंज हो जाएगा। जैसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध को कॉपर का लिया था तो अलग विशिष्ट प्रतिरोध था, चांदी का लिया था अलग था, एल्यूमिनियम लिया था अलग था, लोहा लिया था अलग था। ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब बी मैक्सिमम जो आपने वाइंडिंग की है, कितने टर्न की है, उसमें जितना फ्लक्स जनरेट होगा वो फिक्स हो गया। आपने वाइंडिंग जितनी कर दी वो फिक्स हो गया। या फिर आप वाइंडिंग को आप बढ़ाएं, खोल के तो आप कर नहीं सकते, वही एट ए टाइम तो कर नहीं सकते, आपको ट्रांसफार्मर खोलना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपकी फ्रिक्वेंसी, देखो फ्रिक्वेंसी भी आपकी चेंज नहीं हो सकती, 50 हर्ट्ज है, या आप कम, आपने ट्रांसफार्मर इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप उसको 50 हर्ट्ज की जगह आपने 40 फ्रिक्वेंसी का ट्रांसफार्मर हमने डिज़ाइन किया है। क्या हो गया?